नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। चलिए, तो मुझे कोई याद दिलाओ, हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा था? सर एनहाइड्रस फॉर्म एंड ऑक्सीजन के बारे में किया था डिस्कस। नहीं, हम लोग ग्रुप 15 पढ़ रहे थे आई थिंक। यस सर। तो ग्रुप 15 ही मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी कराए थे, राइट? यस सर, Yes, करवा sir. दिया। अच्छा, तो देखिए ऐसा है ना कि अब आपका जो एग्जाम है उसकी डेट बिकॉज आ चुकी है ना, तो हम लोग नहीं, जेई की नीट की आई है कि नहीं आई? जेई की आई थिंक। सर जेई की आई है। नीट की नहीं आई ना अभी? यस Yes, सर। sir. No sir. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम लोग जैसे पढ़ रहे थे वैसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सब लोग आ गए? Yes sir. यस सर, ऑलमोस्ट। चलो बेटा, जिसका भी माइक ऑन है ना, आप अपना माइक आप लोग बंद कर लो, जब मैं बोलूं तो आप लोग बोलना, ठीक है? तो चलिए फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपने पास जो टॉपिक है वो है ग्रुप नंबर 16, ठीक है? या फिर हम लोग जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है? तो आप लोग टॉपिक डालो, चैप्टर का नाम पहले डाल देते हैं, ठीक है? चैप्टर अपने पास क्या था? चैप्टर था हम लोगों के पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो टॉपिक हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, हम लोग ग्रुप 15 जो अपना है वो कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 16, ठीक है? तो यहाँ पे डाल सकते हो ग्रुप 16, या फिर ग्रुप 16 हम लोग और भी क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है? चलिए, क्या सबने इतना नोट कर लिया? Yes sir. यस सर। कहीं पे हेडिंग डाल दीजिए, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। तो चलो, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे पहला अपना एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, ए, ठीक है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम और पोलोनियम, ठीक है? आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो पोलोनियम है अपने पास, ये जो आपके पास पोलोनियम है, ये कैसा एलिमेंट है? इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है? ये आपको बात पता होगी कैसा है? रेडियो एक्टिव। साथ में बेटा नोट करते रहना, ठीक है? जहां जहां पे मैं समझाना होगा मैं बोल दूंगा। रेडियो एक्टिव। क्या आप लोगों को बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस Yes सर। sir. चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर आपसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि अपनी अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में जो एलिमेंट है वो कौन सा है? कोई बताएगा मुझे? Oxygen. ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि क्योंकि देखिए, हाँ, जो हमने मैं आपको बताया था ऐसे डायग्राम बना के कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ से अगर हम लोग 11 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, ठीक है? 11 किलोमीटर अगर हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो यहीं अपने पास क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ से जब आप 11 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो वहां पे 78% अपने पास क्या मिल जाती है? 78% मिल जाती है हम लोगों को नाइट्रोजन, और 21% मिल जाती है हम लोगों को ऑक्सीजन। और यही देख के बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि हाँ, अर्थ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट नाइट्रोजन है, विच इज रॉन्ग, ठीक है? वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, सिर्फ एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें अपनी जो ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है। देन उसके बाद आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जहां पे आप रह रहे हो, जमीन जिसे बोलते हैं, ठीक है? देन उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। तो जो ऑक्सीजन है वो लिथोस्फीयर में भी पाई जाती है और हाइड्रोस्फीयर में भी, ठीक है? तो आपको ऑक्सीजन के आगे लिखना है, लिखो आप लोग ऑक्सीजन के आगे लिखो आप लोग, लिखो मोस्ट अबंडेंट, लिखो मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ, ठीक है? अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है? यही होता है। अगर हम लोग बात करें सल्फर की, तो सल्फर की सबसे पहले हम लोग अकोरेंस देख लेते हैं कि किस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि सल्फर जो है वो एक तो सल्फेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, एक तो पाया जाता है सल्फेट्स की फॉर्म में, और एक पाया जाता है सल्फाइड की फॉर्म में। एक सल्फेट्स की फॉर्म में और एक सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि सल्फेट्स की फॉर्म में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा या तो ये जिप्सम की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है? या तो ये जिप्सम की फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर ये इप्सम सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है? या तो ये इप्सम सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये बेराइट की फॉर्म में पाया जाएगा। किसी को पता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? इप्सम सॉल्ट का क्या होता है? बेराइट का क्या होता है? बता सकता है कोई? जिप्सम सॉल्ट का बेटा किसी को फॉर्मूला पता है क्या? देखो, जिप्सम आपने पढ़ा होगा 10th में, ध्यान करो। सर CaSO4.2H2। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है? CaSO4.2H2 2H2। इसे बोलते हैं जिप्सम। वेरी वेरी गुड, ठीक है? इप्सम सॉल्ट का अगर फॉर्मूला किसी को पता है तो बता दो। इसे बोलते हैं हम लोग MgSO4.7H2O। ये अपना इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। और बेराइट का फॉर्मूला क्या होता है? BaSO4. BaSO4, ठीक है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बता दो। Yes sir. यस सर। अगर आपको इतनी बात क्लियर है
तो आप अब आते हैं हम लोग सल्फाइड्स पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक तो जो आपका सल्फर है उसकी अकरेंस किस में होगी, एक या तो वो सल्फेट्स की फॉर्म में पाया जाएगा या फिर वो सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सल्फेट्स की। तो ध्यान रखना सल्फेट्स में सल्फर कैसे पाया जाता है, या तो गैलीना की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, या तो गैलीना की फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर जिंक ब्लेंड की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, और या फिर पाया जाएगा कॉपर पायराइड की फॉर्म में, कॉपर पायराइड, ठीक है। फॉर्मूले पता है सबको, अगर नहीं पता तो लिख लो। गैलीना का फॉर्मूला क्या होता है, पीबीएस, पीबीएस गैलीना, ठीक है। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS, ठीक है। ऐसे ही कॉपर पायराइड का फॉर्मूला कितना होता है, CuS, FeS2, ठीक है, CuFeS2। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ देख लो आप, यहाँ भी सल्फर पाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी सल्फर है और यहाँ भी सल्फर। ऐसे ही आप यहाँ पे देख लो, ये सल्फर, यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे सल्फर है। दैट मीन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सल्फर है उसकी जो अकरेंस है अर्थ पे वो किस किस फॉर्म में, या तो अर्थ की जो सल्फर की जो अकरेंस है या तो वो सल्फेट्स की फॉर्म में है, ठीक है, या तो सल्फर सल्फेट्स की फॉर्म में पाया जाएगा, या तो सल्फर सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। yes Yes, sir, sir. Yes, sir. ठीक है, और आप इतनी बात साथ में नोट करते रहना बेटा, ठीक है, जहां पे मैं बोलूंगा वहां पे आप बताना मुझे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एससी की, यानी कि एसई और टीई की। तो आप ध्यान रखो कि जो आपका एसई है सेलेनियम और टेलुरियम, ठीक है, आप ये लिख लो, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये पाया जाएगा मेटल सेलिनाइट्स की फॉर्म में, मेटल सेलिनाइट्स की फॉर्म में। और ये किसकी फॉर्म में पाया जाएगा, मेटल लिखना, मेटल नहीं, मेटा नहीं, मेटल, ठीक है, मेटल टेलुनाइट्स की फॉर्म में, टेलुनाइट्स की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी कर लेना बेटा, ये डी है, ठीक है, फिर से लिख देते चलो। मेटल सेलिनाइट्स या फिर मेटल टेलुनाइट्स की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि जो पोलोनियम है, पोलोनियम ये कैसे मिलता है, कोई बता सकता है क्या, सर अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म में। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म में, रेडियोएक्टिव हाँ राइट राइट राइट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बट ये मिलता कैसे, ध्यान रखना, जब दूसरे एटम्स का, दूसरे रेडियो एक्टिव एटम्स का डिके होता है तब साथ में हमें एज अ बेस प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना, लिख लो, यहाँ पे लिखो डिके प्रोडक्ट है ये, कैसा है ये, डिके प्रोडक्ट, डिके प्रोडक्ट है किसका, ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, ठीक है। यानी कि हम लोग जब यूरेनियम और थोरियम को डिके करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे, उस केस में हमें क्या मिलेगा, पोलोनियम भी एज अ बेस प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, yes sir, क्या सबने बेटा नोट कर लिया, क्या सबने नोट कर yes लिया। sir, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो फिर हम लोग सबसे पहली बात यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सब लोग हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, Sir, NS2, NS2 NP6. NP6, NS2 एंड NP, नहीं सॉरी NS, हाँ बोल सकते हैं NS2, और NP में कितना होता है 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप 16 की या फिर ऑक्सीजन फैमिली की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, बता दो जल्दी से, NS2, NP4. P2, NH2 NP4, वेरी नाइस, ठीक है। तो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी नेक्स्ट एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक, या फिर लिख लो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एक लेक्चर और लूंगा मैं और उसके बाद आपको ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा, ठीक है, आज और एक लेक्चर और, ठीक है। चलो देखो, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आयनिक एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात करेंगे, तो बताओ ग्रुप फर्स्ट जो होते हैं, ग्रुप फर्स्ट नहीं, ग्रुप 15 जो होते हैं और ग्रुप 16 जो होते हैं, ठीक है, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, इनमें से रेडियस किसका बड़ा होता है, 15 का कि 16 का, जल्दी बता दो। so 15, का। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पेरियोड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है कि एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक, नहीं ड्यू टू जेड इफेक्टिव, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को जहां पे वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रुप 15 के जो मेटल्स हैं उनका साइज ज्यादा होगा ग्रुप 16 से, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें सेम ग्रुप की, ठीक है, तो सेम ग्रुप में मैं लिखूं अगर ऑक्सीजन, ठीक है, तो बताओ इनमें ऑर्डर क्या होगा, रेडियस का, साइज का ऑर्डर बता दो, इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा, Sir, सबसे पहले पोलोनियम का. है polonium, ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेम ग्रुप की अगर बात करें तो पोलोनियम का साइज सबसे बड़ा होगा। अगर हम ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, ग्रुप 15 और 16 में अगर हम लोग कंपेयर करें, ग्रुप 15 का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
Yes, sir. चलिए अब हेडिंग डालते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। चलिए जरा देखें कौन कौन है। लक्ष्य ठाकुर, बेटा आपको आवाज आ रही मेरी? आयरन मैन, निशांत, मतलब आप लोगों का तो हम भूल ही गए कि नाम लेने कोई मतलब है नहीं, बोलते आप लोगों को नहीं है ना। आपको आवाज आ रही बेटा? यस सर। तो मुझे बताइए कि अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, इनमें आप बता दो आयनिक जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका क्या ऑर्डर होगा, जल्दी से बता दो। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ग्रुप 15 की ग्रुप 16 की? देखो एक चीज ध्यान रखो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि डायरेक्टली? Sir, inversely. यूनिवर्सली। मतलब मैं यहाँ पे Inversely. लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ पे लिख सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। बोलो ये लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, मतलब sir. मतलब जिनका Yes, sir. साइज बड़ा होगा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, Yes, sir. है ना। जिनका साइज क्या Yes, होगा, sir. जिनका साइज बड़ा होगा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा जरा देखो, एटॉमिक एनाइडिक रेडियस में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुप 15 की जो रेडियस होती है वो बड़ी होती है, ग्रुप 16 थी। इसका मतलब ग्रुप 15 के जो मेटल्स हैं वो बड़े हैं कि नहीं है, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो अगर ग्रुप 15 sir. के मेटल्स बड़े होंगे, मेरी बात सुनो फिर से, ग्रुप 15 के मेटल्स अगर साइज में बड़े होंगे तो उनकी आयनिक रेडियस कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी Sir, सर। Come. दैट मीन ग्रुप 16 का आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस Yes, सर। sir. बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, Yes, sir. ठीक Sir, है, ये क्योंकि गलत है group बेटा, ऐसा नहीं हो 15 सकता। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं फिर भी आप गलत आंसर दे रहे हो। देखो आपको ध्यान दिलाते हैं, अगर आपको Sir, याद हो तो group जो ग्रुप 15 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कितना था, NH2 एंड NP3, और ग्रुप 16 का कितना होता है, NH2 एंड NP4. 4. NP4। दैट मीन ये कैसे है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड। Half Stable. filled. बताओ है कि नहीं है? Yes, और sir. ग्रुप Yes, sir. 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इनकम्प्लीट फील्ड, इनकम्प्लीट फील्ड। बोलो इतनी बात सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस Yes, सर। sir. और मैंने आपसे बोला था, ध्यान करो, कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन जिनके पास होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा। देखो मेरी Yes, बात sir. सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल एक हाफ फील्ड है, ठीक है, दूसरा p ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट फील्ड है, दैट मीन उसमें इलेक्ट्रॉन तो 4 हैं बट वो इनकम्प्लीट है, ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, तो स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो हाफ फील्ड वाला Yes, sir. Half full वाला. अब जब हाँ हाफ फील्ड वाला स्टेबल होगा, अगर हाफ फील्ड वाला स्टेबल होगा तो क्या आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? बताओ, अगर स्टेबल है तो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा, बिल्कुल भी नहीं निकालेगा, ठीक है। तो बस आप यहीं पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये ऑर्डर नहीं हो सकता। जो ग्रुप 15 है उनकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो कैसा है, हाफ फील्ड है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, हाफ फील्ड है। और हमें पता है कि हाफ फील्ड वाले क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, और अगर ज्यादा स्टेबल है दैट मीन हम वहां से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Clear. कंफ्यूजन दूर हुआ? देखो Yes, बात Yes, सुनो, sir. वैसे तो हमें पता है कि हाँ भाई जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है उसका ऑर्डर हमें मालूम है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। दैट मीन जिनका साइज बड़ा होगा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। हमें पता है कि ग्रुप 15 का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू द ग्रुप 16, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी। बट हुआ क्या कि ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, NH2 NP3, दैट मीन हाफ फील्ड, एंड हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना, ठीक है, इस पे लिख लेना, इंपॉर्टेंट। चलो अच्छा, हम अगर सेम ग्रुप की बात करें, बता दो सेम ग्रुप की अगर बात करें, दैट मीन अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम और पोलोनियम, इनमें बता दो जल्दी से Sir, आयनाइजेशन एनर्जी oxygen ऑर्डर की क्या हो सबसे जाएगा? ज्यादा होगी. ऑक्सीजन की तो सबसे ऑक्सीजन की ज्यादा। सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम That mean- पोलोनियम की होगी. हाँ, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज, यहाँ पे हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसे क्या करो, अंडरलाइन करके नोट करो जल्दी से। Then, sir. Done, sir. Yes, चलिए sir. ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा माइक बंद कर लो अपना।
आज भी नहीं, आंख में पता नहीं क्या हो गया। चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दो बेटा, किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन Sir, गेन एंथैल्पी का oxygen. ऑर्डर क्या होगा? अगर मैं लिखूं, बताओ, अगर मैं लिखूं तो बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? Sir, oxygen. ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। ठीक है, देखो देखो, कुछ बच्चे बता रहे हैं ऑक्सीजन, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये वाला ऑर्डर होना चाहिए। क्या ये ऑर्डर सही है? फिर ऑक्सीजन की नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज रॉन्ग बेटा, ये गलत है। देखो मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन एटम जो है वो साइज में बहुत छोटा है, ठीक है, प्लस उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। अब आपका लोन पेयर तो सबके पास है, बिल्कुल सही बात है, सबके पास है, बट होता क्या है कि इन सबका साइज बड़ा है, इन सबका साइज कैसा बड़ा है, तो इनके लोन पेयर क्या होंगे? दूर दूर होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। बट ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मान लो ऑक्सीजन एक तो छोटा आइटम है, प्लस उसके पास अगर आपको पता हो कि 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, तो अगर आप इसे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये क्योंकि बहुत छोटा आइटम है तो इसके लोन पेयर क्या होंगे? इसके अराउंड ही होंगे। वेयर एज अगर आप सल्फर की बात कर लो तो सल्फर कैसा बड़ा आइटम है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन, तो इसके लोन पेयर तो होंगे, बट लोन पेयर क्या होंगे? दूर दूर होंगे काफी, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसे आसानी से गेन कर पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बेटा ये रॉन्ग है, ठीक है। तो सही ऑर्डर जो है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? सल्फर की, देन किसकी होगी? Fe की, देन होगी Te की, फिर PO की। लिख सकते हो वैसे तो PO ना लिखो, ठीक है, PO ना मत लिखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद आप किसकी लिख सकते हो? ऑक्सीजन की। तो ये जो है ये सही ऑर्डर है, ठीक है, इसे नोट करो बेटा। ऑक्सीजन सबसे कम होती है Done, इलेक्ट्रॉन sir. गेन, ये सही, ठीक है बेटा। चलो लिखा है इतना? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब बता दो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सर ऑक्सीजन। Oxygen. अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बेटा डिफरेंस क्या है? देखो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब पता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मान लो इतना बड़ा बॉन्ड होगा नहीं, मैंने बना दिया। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको पता हो तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है? ऑक्सीजन के पास भी है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बॉन्ड में प्रेजेंट है। तो जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में प्रेजेंट है तो इसकी पावर ज्यादा है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की, खींचने की, ठीक है। तो एक्चुअल में होगा क्या, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो OH होगा, OH उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ज्यादा पास होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो एक्चुअल में जो OH बॉन्ड होगा वो कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है ही। वेयर जब हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तब हम बात कर रहे थे किसी अदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो अदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना एक डिफरेंट बात है, और सेम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा से अच्छे से खींच लेगा। मान लो वो जो रस्सी कसा वाला गेम नहीं होता है कि एक कुछ लोग इधर खड़े, कुछ लोग इधर रस्सी खींचते हैं, तो उनमें कौन रस्सी खींच लेगा? भाई जिनके पास ताकत ज्यादा वो जल्दी से रस्सी खींचेंगे, खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो हाँ आपका ऑर्डर क्या रहेगा? वही रहेगा, ठीक है। क्या? ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर सल्फर की, फिर Sa की, फिर देन Te की, एंड देन PO की। PO को ना भी कंसीडर करो तो चलेगा, बट ठीक है लिख लो, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज, ठीक है, इतना नोट करो, डन सर। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। बेटा बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे, देखो हम लोग आपको बहुत ही जल्दी ना आपके साथ टेस्ट लेके आने वाले हैं, आपको टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस पहले करवाएंगे, देन फिर टेस्ट आपके लेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास अपने बनाए हुए नोट्स अच्छे हैं, क्विक रिवीजन नोट, देखो मैं इसमें कुछ भी थ्योरी एक्स्ट्रा इसीलिए लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास आपके नोट्स हैं तो आप अच्छे से कर सकते हो रिविजन, ठीक है। और रिविजन अगर अच्छे से करोगे तो क्या कर सकते हो आप? क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग अगर बात करें मेटेलिक कैरेक्टर की, बताओ टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा कि क्या होगा? जल्दी बता दो, सब लोग बता दो। इंक्रीज हो गया। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, अगर हम बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, Fe, Te एंड PO की, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं?
नॉन मेटल, अगर आपको इतनी बात पता है तो। ये क्या है? Yes, नॉन मेटल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं Fe और Te की, ये कैसे हैं अपने पास? मेटेलॉइड है। metal. ठीक है, ये क्या है अपने पास? मेटेलॉइड, मेटेलॉइड। ठीक है, और जो पीओ है वो अपने पास कैसा है? ये मेटल है। ठीक है, ये क्या है? मेटल है, बट कैसा मेटल है? रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियो एक्टिव मेटल। बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं OSSE TE एंड PO की बात करूं, तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? Increase. इंक्रीज, यानी कि पोलोनियम जो है वो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखेगा। वो बात अलग है कि वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम बना के और आप ये बॉक्स में बंद करो जल्दी से। डन सर। Done, sir. डन सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका हो जाने दो। यार मेरा माउस नहीं काम कर रहा भाई। Done, sir. Done. ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, इतना हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप लिख लो सीधा सीधा MP एंड BP, MP एंड BP। ठीक है, लिखो इतना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता करते हो? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको कई बार बताया। मैंने कहा देखो, फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई एक चीनी का दाना ले लो, शक्कर का। ठीक है, एक छोटा सा दाना है, एक और भी बड़ा है, और एक और भी ज्यादा बड़ा है, और एक और भी ज्यादा बड़ा है। इनमें से सबसे जल्दी से पानी में कौन सा डिजोल्व हो जाएगा? बता दो बेटा। छोटा बड़ा. छोटा. सबसे, ये वाला क्या होगा? सबसे जल्दी से डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे बड़े आइटम का होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. यस सर। तो अकॉर्डिंग टू दी मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है, देन सल्फर है, ठीक है, और देन उसके बाद अपने पास क्या आता है? Fe आता है, देन उसके बाद TE आता है। इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये बोलो, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, आपको एक चीज पूछी जाएगी कि बताओ ऑक्सीजन के और सल्फर के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस होता है? ऑक्सीजन के एंड सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस होता है? तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लार्ज डिफरेंस। ठीक है, मैं भी बताता हूँ लार्ज डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखो लार्ज डिफरेंस। ठीक है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई रीजन बता सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में सल्फर के जो मेल्टिंग पॉइंट, सल्फर और ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें इतना डिफरेंस क्यों आया? कोई बता सकता है क्या? सर बिकॉज इज अ नॉन मेटल होता है और उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और सर वंडर वॉल्स फोर्सेस भी कम होती है ऑक्सीजन में। हाँ, मतलब एक ये भी रीजन हो सकता है, बट मेन रीजन अगर आप कायदे से देखो बेटा, तो देखो ऑक्सीजन जो है वो एक Oxygen जो है, sir, डायटोमिक बड़ा मॉलिक्यूल है। atom. सबको पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. ऑक्सीजन तो जो है वो O2 है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। वेयर एज अगर आप सल्फर की बात करो, ठीक है, अगर आप सल्फर की बात करो तो सल्फर जो है एक S8 मॉलिक्यूल है। अब आप ऐसे देख लो, आप O2 को जल्दी जल्दी डिसॉल्व कर लोगे S8 को? बताओ। एक O2 एक को. O2 आपको क्या करना पड़ा? यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के 2 एटम को डिसॉल्व करना पड़ा है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा? सल्फर के 8 एटम लेने पड़ रहा है। तो बताओ, ऑब्वियस सी बात है, सल्फर के 8 एटम तो बहुत बड़ा एटम हो गया कि नहीं हुआ? बताओ। Yes, sir. सल्फर के एक एटम में ही 8 एटम आ रहे हैं, वेयर एज जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, सल्फर का, सॉरी, एक मॉलिक्यूल जो सल्फर का होगा उसके अंदर 8 एटम है, जबकि वो भी बड़े बड़े एटम। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने में साइज भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो सल्फर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम है, वेयर एज ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है। इसलिए इनके बीच में जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बोले, बात क्लियर है कि नहीं है? यस Yes, सर। ठीक है, तो यहाँ, हाँ, तो बस इतनी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो इससे पहले की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी है वो आप पढ़ चुके हो, 11th का टॉपिक है। ठीक है, Yes, sir. तो अब आप हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ गया हेडिंग? यस Yes, sir. अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली हेडिंग जो पड़ेगी वो पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालो आप लोग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे एलिमेंट लिखता हूँ, फिर आप बताना उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, और पोलोनियम भी चलो लिख ही लो।
अब आपको मुझे बताना है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगी वो क्या होंगी। कोई मुझे बता सकता है कि ऑक्सीजन जो है, सल्फर जो है, Fe जो है, Te जो है, Po जो है, पोलोनियम, ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? कोई बताएगा बेटा, किसी को पता है क्या? सर ऑक्सीजन -2 में। ऑक्सीजन करता है -2, ठीक है। सल्फर भी कितनी करेगा? -2। Fe भी कितनी करेगा? -2। और T भी करेगा -2। पोलोनियम नहीं करता -2। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भाई, इसका कुछ भी पता नहीं, कुछ भी हो जाता है वहां पे, ठीक है। वहां पे जाके आप स्टडी करोगे तो कुछ भी उनकी प्रॉपर्टीज अलग ही होती है, ठीक है, तो हमें स्टडी करनी ही नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो -2 क्यों करेंगे? तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको ध्यान हो, हम लोग 16th ग्रुप की बात कर रहे हैं, 16th ग्रुप। और 16th ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर या तो क्या होगा? +6 होगा, और या तो क्या होगा? -2 होगा। अब आप मुझे एक बात बता दो, 6 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा, मान लो ये कबड्डी करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गई लाइन, इधर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, और इधर कितने हैं? 2 लोग हैं। तो अब एक बात बताओ, कबड्डी हो रही, ठीक है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी है, निकलने को तो हो सकता है 6 के 6 हार जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है कि बताओ, ये 6 के 6 इधर जाएंगे या ये 2 इधर चले जाएंगे? ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 जाएंगे। है ना, मतलब ये है कि 6 तो भैया शो करने को तो कर सकता है भाई। मान लो ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हुए तो क्या करेंगे? इन सबको हरा देंगे, उन 6 को इधर ले आएंगे। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हाँ, हमसे कोई कहेगा कि आप बता, ऐसे देख के बताओ कौन जीतेगा, तो हम लोग एक बोलने को बोल सकते हैं कि हाँ भाई, इन दो का, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका इधर ए पार्ट में, मतलब ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बी में है, इनका ए में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपके 16 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्या किसी को पता है कि ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है? सर OF2 में। वेरी नाइस बेटा, ठीक है। देखो, जो OF2 मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? उसका रीजन देखो क्या है। रीजन ये है कि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लो तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब आपको पता है कि फ्लोरीन में और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन। तो क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉन इसे खींच लेगा, यानी कि इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेगा? दे देगा। देखो, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला, ये भी फ्लोरीन खींच लेगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उससे भी फ्लोरीन खींच लेगा। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो आप ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ऐसे ही आपका सल्फर भी +2 करेगा, Fe भी +2 करेगा, Te भी +2 करेगा, और P जो पोलोनियम, वैसे तो उसकी लिखनी नहीं चाहिए बट फिर भी चलो आप लिख लो, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, देखो, जो आपका सल्फर है, ऑक्सीजन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही नहीं सकता, ठीक है, बट आपका सल्फर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ठीक है। Fe आपका +4 करता है, Te भी आपका +4 करता है, ठीक है, PO भी आपका +4 करता है। बिल्कुल सिमिलर, जो आपका सल्फर है वो +6 भी करता है, और आपका Fe जो है वो भी +6 करता है, ये भी +6 करता है, ये शो नहीं करता +6। ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का क्या मतलब, कैसे निकाल सकता है? तो अगर आपको ध्यान हो कि ऑक्सीजन के पास तो d ऑर्बिटल होता नहीं है, क्या इसके पास d ऑर्बिटल होता है? नहीं होता है। वेयर बचे हुए जितने भी मेटल्स हैं या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबके पास क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। इस वजह से क्या होता है कि जितने भी बचे हुए मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये बात आप याद कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ऑक्सीजन सल्फर, मतलब जो आपकी 16 ग्रुप फैमिली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो चलो, ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखो आप। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखिए, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ -2 oxidation state decreases down the group, decreases down the group, ठीक है। ठीक, जैसे कि मतलब अगर आप पोलोनियम देख लो तो पोलोनियम जो आपका होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब -2 की जो स्टेबिलिटी होती है डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। मतलब अगर हम आपसे मतलब ऐसे बोलें कि ऑक्सीजन अच्छी -2 शो करेगा, सल्फर -2 ज्यादा, मतलब इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है एटम? तो आप ध्यान रखना ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि +2 जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है। बोलो, बात क्लियर है? यस अगला पॉइंट लिखो, लिखो लिखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो आपका है, लिखो जनरली, ठीक है, शोज -2, ठीक है, बट OF2 में एंड O2F2 में
ये कितनी करता है, यहाँ पे +2 करता है और यहाँ पे करता है +1। O2F2 में +1 कैसे करेगा देख लो, O2F2 की स्ट्रक्चर देख लो, FO एंड F। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो पार्शियल माइनस पार्शियल नेगेटिव इस पे भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 एंड +1। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. तो ध्यान रखना कि इन जनरल क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है वो तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, इन जनरल -2 करता है। बट हाँ, OF2 के केस में, एक OF2 के केस में एंड एक O2F2 के केस में क्या करता है, +2 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। बोलो इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, लिखो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, stability of oxidation state, lower oxidation state, stability of lower oxidation state, stability of lower oxidation state, यानी कि +4, ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। एंड जो आपकी स्टेबिलिटी होती है ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यानी कि +6, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बोलो इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ फॉर एग्जांपल सल्फर ही ले लो, तो सल्फर +4 ज्यादा अच्छे से शो कर पाएगा, सल्फर +6 शो कर पाएगा, बता दो। Sir, +4. +4, ठीक है, क्योंकि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि सल्फर +4 जो है वो ज्यादा अच्छे से शो कर पाएगा। बोलो इतना क्लियर है सबका। Yes, sir. ठीक है, अब आप हेडिंग डालना इसके बाद, अगर यहाँ तक सबने नोट कर लिया है तो आप हेडिंग डालो एनोमलस, एक सेकंड ना, आप लोगों को इस टाइम पे डेली स्कूल जाना पड़ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, किस टाइम आप लोग स्कूल से आते हो। Sir, 3:30. 4:30. और 3:30 4:30, अच्छा, और जाने की टाइमिंग क्या है बेटा। Sir, 8:30. 8:30. 8:30, मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ 8 बजे आप लोग जाते हो और आप लोग अप्रोक्सीमेटली 4 बजे तक घर पे आते हो। हाँ, Yes, sir. तो फिर आप लोगों को अपना सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाता है। Sir, बहुत कम. बहुत कम, हाँ, टाइम ही नहीं मिलेगा कहाँ से। चलिए, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप अच्छी स्टडी करिए, है ना, मन से पढ़िए, अच्छे नोट्स बनाइए, उन्हें कंटिन्यू रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप खुद से लगा सकते हैं खुद से लगाइए, बाकी हम लोग तो यहाँ पे आपके लिए हैं, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की। देखो अगर आपने एस ब्लॉक, हाँ एस ब्लॉक तो 11th हमने पढ़ा है ना, अगर आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा बेरिलियम और लिथियम ये एनोमलस बिहेवियर शो करते थे, ध्यान है सबको। Yes, sir. Yes, क्योंकि इनकी sir. क्या होता है, साइज छोटा होता था, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से कुछ ये एनोमलस, कुछ अलग बिहेवियर शो करते थे। ऐसे ही जो ऑक्सीजन आपका है ये भी क्या करता है, ये भी आपके कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। कौन कौन से करता है वो हम लोग देखते हैं। चलो, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि स्मॉल साइज है इसका, ठीक है, इसका स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल साइज है एंड स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अब इससे होता क्या, देखना, अगर हम आपसे बताएं इस वजह से H2O जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। वेयर एज बचे हुए जितने भी हैं, जैसे कि आपका H2S ले लो, ठीक है, या फिर आप H2SE ले लो, ठीक है, या फिर H2TE ले लो, ये सबके सब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। बोलो बात इतनी क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो साइज इसका छोटा है, ये बात सबको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है, दैट मीन ऑक्सीजन जो है अपने ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट है। अब क्योंकि छोटा एलिमेंट है प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग को पता ही है उसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस भी एटम के साथ वो जुड़ा होगा उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी जो है वो भी उसकी ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आप H2O मॉलिक्यूल, अच्छा H2O मॉलिक्यूल मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया, बताओ, H2O मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि इंटर मॉलिक्यूलर, किसी को पता है। Sir, intermolecular. Intermolecular. ये क्वेश्चन आपने किया है कि नहीं किया, मैंने करवाया आपको। No, sir. No, sir. देखो देखो एक चीज समझ लो, जिन बच्चों को पता बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता एक बार ध्यान दे लो। जैसे अगर हम बात करें, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है और मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास ये है, ठीक है, तो अगर ये दोनों देखो यहाँ पे क्या है,
इस पे, इस ऑक्सीजन में कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, दैट मीन इससे बॉन्डिंग करेगा। और इतने ही बॉन्ड को, कौन से बॉन्ड को, ये वाला जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आप एक ट्रिक याद कर लो, फोन। अगर मैंने लिखवाई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो लिख लो फोन। फोन का मतलब जब भी ये एलिमेंट कहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फोन का मतलब FON, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लाइक जैसे मान लो 2 फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोली जाएगी। 2 ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन आ गया तब भी हम लोग क्या करेंगे, तब भी हम लोग इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। या फिर 2 नाइट्रोजन के बीच में भी अगर अपने पास हाइड्रोजन आया तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। अच्छा, तो क्या मतलब अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, तब भी बोलेंगे बेटा, ठीक है, तब भी बोलेंगे, ध्यान रखना। तो इन 3 एटम को आप कहीं पे याद कर लो ट्रिक की तरीके, फोन, ठीक है। इसका मतलब इन में से कोई भी एलिमेंट अगर कहीं पे प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे हाँ भाई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल के। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब आप यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ लो, लिखो मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी, ठीक है, और वो कितनी होती है, +4। मैक्सिमम कोवेलेंसी इज +4, ठीक है, इज +4। मतलब कभी भी ऑक्सीजन +4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं शो करता, ठीक है। कोवेलेंसी का मतलब समझते हो, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है। वैसे तो 2 ही बनाता है, ठीक है, बट अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे तो वो मुश्किल से अगर बना पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 4 बना पाएगा, अदरवाइज वो और कोई भी बॉन्ड बना नहीं पाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता, उसे बोलते हैं कोवेलेंसी। और रीजन क्या है, क्यों, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लिख लो इसके आगे, इसे एक सेकंड हटाते हैं जरा, ठीक है, लिख लो इसके आगे। रीजन क्या है इसका, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके आगे लिख लो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लिख लिया सबने इतना? Yes, sir. ठीक है, अगर आपने इतना लिख लिया तो नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, चलो देखो, अब आप हेडिंग डालो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ठीक है। देखो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप हाइड्रोजन के आगे ब्रैकेट में लिख दो हाइड्राइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड, ठीक। तो देखो, अगर हम लोग बात करें ग्रुप 16 के एलिमेंट की, ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम लोग E मान रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन को हम लोग H मान रहे हैं। तो बताओ ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है इनकी वैलेंसी बेटा, देखो वो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहे हो, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। देखो एक चीज समझो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा 16 लिखा ऑक्सीजन का, ठीक है, आप क्या लिखोगे 2,8,6 लिखोगे, तो आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी कैसे चेक करते हैं, आप जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे 8 में से माइनस कर दो, तो 8 में से 6 क्या, कितना बचा, 2, ठीक है, तो 2 वैलेंसी हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, ठीक है। तो देखो, तो जो भी एलिमेंट हैं 16 ग्रुप के, उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, और हाइड्रोजन वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बताओ, यानी कि EH2 टाइप का कोई हाइड्राइड बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जल्दी। Yes, sir. या आप इसे लिख सकते हो H2E टाइप का कोई हाइड्राइड बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर हमने ऑक्सीजन फैमिली की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दी, बनेगा? Yes, sir. ठीक है, तो वही बस आपको लिखना, तो आप यहाँ पे लिखो अपने पास, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, H2E टाइप का कोई हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें E की, तो E यहाँ पे क्या, कोई भी एलिमेंट, किसका, ऑक्सीजन फैमिली का, ठीक है, इतना नोट करो। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, ठीक है, अगर हम बात करें एसिडिक कैरेक्टर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, तो बता दो भाई एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड रखता हूं, आप बताओ H2O का, कि अपने पास H2S का, या फिर या फिर H2SE का, या फिर अपने पास H2TE का, बता दो इसमें से एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा। एसिड क्या होते हैं एसिड, Sir, which can release H+ ions? तो आप in the बताओ reactants इनमें से and- सबसे आसानी से अपना हाइड्रोजन कौन रिमूव करेगा, Sir, अपना हाइड्रोजन, H2TE. H2TE, क्यों, रीजन क्या है बेटा, सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसके लिए बहुत कम है, और सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Right, भी देखो। इसकी कम है टेलुरियम बिल्कुल की। सही। देखो अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करो
और ऑक्सीजन और सल्फर की बात करो, ऐसे अगर आप ऑक्सीजन और Sa की बात करो, और ऐसे आप ऑक्सीजन और Te की बात करो। पहली बात तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, सॉरी ऑक्सीजन क्यों लिख रखे मैंने यहाँ पे, एक सेकंड देना मुझे यहाँ पे, तो अरे रुको एक सेकंड, सब गड़बड़ लिख दिया। देखो OH हो गया आपका, ठीक है, या फिर अगर आपके पास SH हो गया, ठीक है, और अगर आपके पास लिख लिया आपने क्या SeH लिख लिया, या फिर अगर आपने लिख लिया TeH। तो देखो एक तो क्या होता है टॉप टू बॉटम आने पे साइज बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड किसका है, Te का है, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ क्या सबसे ज्यादा है, तो आसानी से ब्रेक करेगा। दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, होल्ड ही नहीं कर पाएगा उसे, अगर आप इसे हल्की सी एनर्जी दोगे तो क्या करे, आसानी से हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। वेयर एज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा वो हाइड्रोजन को आसानी से नहीं निकालेगा। तो हम लोग अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो आपको बस इतना चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने हाइड्रोजन को बहुत आसानी से निकाल देगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। Yes, sir. चलिए ठीक है, अब दूसरी हेडिंग आप डालो, सेकंड हेडिंग डालो, आप लिखो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी बता दो। थर्मल स्टेबिलिटी में अगेन मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है। मैं लिखूं अगर H2O लिखते हैं, H2S एंड H2Se, और आपका क्या हो गया H2Te। बता दो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी इनमें से, सर H2O की उसका बॉन्ड पहले बहुत पहले कम तो है, देखो, तो साइज छोटा पहले है। तो हाँ ठीक है, पहले तो आप थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझो, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये कि अगर हम हल्की सी भी थर्मल का मतलब क्या हो, हीट है ना, अगर हम थोड़ी सी भी हीट दें तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। जैसे देखो अभी ऊपर पड़ा वही चीज आ गई कि अगर हम बात करें, अगर हाइड्रोजन और टी की अगर बात करें, तो एक तो सबसे पहली बात क्या है, साइज बड़ा है टी का अगर साइज बड़ा तो टी का बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ टी की ज्यादा होगी, है ना, टी की जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी होगी, ज्यादा होगी, पहली बात। दूसरी बात आपको पता है कि टी जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो इसका मतलब अगर आपने हल्की सी भी यहाँ पे हीट दी तो ये क्या होगा, बहुत आसानी से ब्रेक कर जाएगा, यानी कि तो अनस्टेबल है भाई, अनस्टेबल है ना, अगर टूट गया तो अनस्टेबल है, नहीं टूटा तो अपने पास क्या स्टेबल है। यानी कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाएं, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कौन किसकी होगी, H2O की, देन H2S की, फिर H2Se की, ठीक है। यस सर। Yes. चलिए ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से, क्या सबने नोट कर लिया इतना, यस सर। ठीक है। अगर आपने इतना नोट कर लिया देन उसके बाद आप बताओ रेड्यूसिंग पावर। रेड्यूसिंग पावर, ठीक है, ये जो मैंने ऊपर मॉलिक्यूल लिखे हैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स का आप रेड्यूसिंग पावर बताओ, तब तक हम जो है पानी पी लेते हैं। चलो सब लोग नोट करो जल्दी से, बताओ रेड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। Sir, H2TE की सबसे ज्यादा। रेड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, H2TE। H2Te की। अच्छा बच्चे इतने जुड़े हुए हैं, बोलते बहुत कम हो आप लोग यार, ये बहुत गलत चीज है। मतलब बोलने का मतलब ये नहीं है एक्स्ट्रा बोलो, बोलने का मतलब हम जब पूछे तब तो बोलो। नंदनी आपको आवाज आ रही बेटा, यस सर। तो आप बताइए रेड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, सर H2S की। किसकी ज्यादा होगी, H2S की। यस सर H2O। यस सर, क्योंकि H2O को हम एक्सटेंशन ले देते हैं ना कि वो रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होता है, बट H2S होगा, H2TE की सबके कम होगी। नहीं बेटा, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग पावर का मतलब जो अपने हाइड्रोजन को जल्दी निकाल दे, जो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दे, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग, है ना। सर तो अगर आप देखो, हाँ तो अगर आप देखोगे, राइट, अगर आप देखो तो कलर चेंज करते हैं। देखो अगर हम यही इन्हीं मॉलिक्यूल्स को फिर से लिखें, जैसे H2O लिखा मैंने, देन आपके बाद H2S लिखा, फिर हमने क्या लिखा H2Se लिखा, और फिर मैंने क्या लिखा H2Te लिखा। तो ऑब्वियस सी बात है रिड्यूसिंग का मतलब जो हाइड्रोजन को जल्दी रिड्यूस कर दे, निकाल दे, ठीक है। तो आपको पता, अभी देखो तीनों एक ही जैसी हैं। थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर किससे कर रहे हो आप, एसिडिटी से। एसिडिटी कैसे करा कि जो हाइड्रोजन को जल्दी निकाल दे वो एसिडिक, जो हाइड्रोजन जल्दी निकाल दे वही रिड्यूसिंग, और जो हाइड्रोजन को जल्दी हटा देगा वो कम स्टेबल, है ना। तो तीनों एक ही जैसे हैं, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा अगर किसी का होगा तो किसका हो जाएगा, H2Te का, ठीक है। ये ऑर्डर होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा ये, यस सर। ठीक है। और इसके H2O के नीचे लिख लेना, आप लिख लो डू नॉट शो रेड्यूसिंग कैरेक्टर, या फिर रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कुछ भी लिख लो, डू नॉट शो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, डू नॉट शो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.
क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, कोई बता सकता है क्यों नहीं करेगा? H2O रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्यों नहीं शो करेगा? क्या हाइड्रोजन H2O के जो वाटर का जो हाइड्रोजन सब निकाल नहीं सकते क्या? बताओ। सर एक तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो एक तो नहीं थर्मल बेटा, एक तो नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है, ठीक है। देखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको ब्रैकेट में लिखना है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया वो अपना इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा जब उसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है? पहले तो मुझे ही बता दो, वो अपना हाइड्रोजन कैसे निकालेगा? जब वाटर का हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अपना हाइड्रोजन देगा कैसे? एक बात सुनो, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो तो ऐसा है ना, इधर देखो, ये आपका ये H2 हो गया। अब यहाँ पे देखना जरा, ये दूसरा हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि जो वाटर का मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है कैसे होती है? इंट्रा की इंटर, जल्दी बता दो। इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यानी कि एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या बोलेंगे? इंटर। अगर सेम मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल के एटम आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं क्या बोलते हैं? इंट्रा बोलते हैं ना। एक ही एटम एक ही मॉलिक्यूल में हो गया, बट यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो एक बात बताओ, आपका जो वाटर है, वाटर का जो हाइड्रोजन है, इधर देखो, वाटर का जो हाइड्रोजन है वो तो यार आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये तो इसके संग भी बॉन्ड बना रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये तो इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है और इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, तो आप उसे तो तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें दो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ। यस सर। ठीक है, तो बेटा देखो, ये छोटी छोटी बातें, इनमें कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई बात नहीं, इसमें हम आपको 1 घंटा लेक्चर दे, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्यों ऐसा होगा। ठीक, कई सारे रीजन है। आप बोल सकते हैं कि साइज भी है, साइज भी एक फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है, साइज एक फैक्टर है, बट साइज फैक्टर है, लेकिन साइज फैक्टर कब तक के लिए? जब तक एनर्जी कम दे रहे हैं। मान लो हमें तोड़ना ही है बॉन्ड, तो क्या तोड़ नहीं सकते हम? OH बॉन्ड को क्या ब्रेक ही नहीं कर सकते? बताओ, हम क्या OH बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते? हम अगर एनर्जी बहुत ज्यादा देते हैं, हीट बहुत ज्यादा देते, तो क्या टूटेगा नहीं? ये टूटेगा, बट क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बट अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी? रेड्यूसिंग पावर की, कि H2 रेड्यूस ही नहीं होता। रेड्यूस होने के लिए हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, लेकिन उसका तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके पास अवेलेबल ही कहाँ है? उसका हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो फिर अगली स्लाइड पे चले हम लोग। यस सर। चलिए, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आप हेडिंग डालो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स थे उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ी थी। अब हम इनके जो ऑक्साइड है उनकी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, ऑक्साइड नहीं, सॉरी, हाइड्राइड जो है इनकी, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं H2, मैं जिससे पूछूंगा नाम लेके, पड़ोसी बहुत शोर मचाते हैं, जिससे नाम लेके हम पूछेंगे वो बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप बता दो H2O एंड H2O के बाद कहता है H2S, देन H2SE, देन H2TE। देखो, फिर से हम आपको ध्यान दिलाते हैं एक बार कि हम अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा ये चीनी का दाना, एक छोटा सा ये है, एक इससे थोड़ा सा बड़ा है, एक और भी बड़ा है, तो इनमें से सबसे जल्दी डिसॉल्व कौन होगा? तो आप बोल रहे हो ए वाला, आप कह रहे हो जो ए है वो सबसे जल्दी डिसॉल्व होगा और डी जो है सबसे बाद में होगा। दैट मीन आप ये बोल रहे हो सीधे सीधे कि एटम जितना बड़ा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। क्या आप यही बोल रहे हो? यस सर। यस सर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम देख लो या फिर आप एटम देख लो, कौन सा एटम सबसे बड़ा? टी, यानी कि आपके अकॉर्डिंग टी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बता दो। यस सर। सर। तो मैं अगर ऑर्डर लगा दूं तो मैं ऑर्डर क्या, हम ये बातें आपको क्या बार बार बतानी पड़ेगी? हम ये ऑर्डर ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं? बता दो। यस सर। ठीक है, ऑर्डर सही है कि नहीं है? यस सर, करेक्ट। बेटा ये गलत है, ये रॉन्ग है, हमें हाँ नहीं मिलाने की जरूरत है, ठीक है। आप पहले समझो तो ये रॉन्ग है। सबसे ज्यादा अगर H2O की होगी। एग्जैक्ट सबसे ज्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी तो H2O की होगी, देन उसके बाद किसकी होगी? H2TE की होगी, देन उसके बाद H2SE की होगी और सबसे कम किसकी होगी? H2SE। बोलो, होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बेटा? अभी पढ़ा है हम लोगों ने, क्यों हुआ ऐसा? सर एक तो स्मॉल साइज ऑक्सीजन का और दूसरे इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है जो H2O में। दूसरा आपने बोला वही पहला होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यस सर। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो इसका मतलब आप उसे इतना आसानी से थोड़ी ना तोड़ पाओगे। और दूसरी बात, तोड़ पाओ चाहे ना तोड़ पाओ, आप एक चीज समझो, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक ऑक्सीजन और यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करा, मान लो एक और यहाँ पे है, ठीक है, और इसका जो है, इसे सही से बनाता हूँ, रुको एक सेकंड, आपको समझा ही देते हैं आज, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्या है,
ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एंड देन ये ऑक्सीजन। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे एक ही जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो कई सारे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। ठीक है, इधर देखो अब क्या होगा, इनके इनके बीच में होगी, इनके इनके बीच में होगी, ठीक है, ऐसे इनके इनके बीच में होगी, इनके इनके बीच में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कितना बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना कि नहीं बना। यस सर। अगर हम बोले, अगर मैं ऐसे आपको समझाना चाहूँ कि वैसे तो ऑक्सीजन इतना छोटा आइटम है, फिर सल्फर थोड़ा उससे बड़ा है, टी थोड़ा उससे और बड़ा है, ऐसी, और टी उससे भी बड़ा है। ठीक है, बट हुआ क्या कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके संग क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, वाटर के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल आके जुड़ गए। तो जब वाटर के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल जुड़ गए तो ओवरऑल जब आप इसे चेक करोगे तो ये बहुत बड़ा आइटम हो जाएगा। ठीक है, किसके कंपेयर में, टीई के कंपेयर में। दिस इज द रीजन। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। यस सर। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखना, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसके, जो ग्रुप 16 के आपके एलिमेंट्स हैं उनके, अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, H2O का होगा। आप इसे इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और रीजन क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोले तुम्हारा ठीक है, सबको समझ में आया। यस सर। यस ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो अब आप लोग हेडिंग डालो ऑक्साइड्स, हेडिंग डालो ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसके दो टाइप के ऑक्साइड होंगे। एक कौन सा होगा, एक होगा अपने पास EO2 टाइप का और एक होगा EO3 टाइप का, EO3 टाइप का। ठीक है, EO3 के टाइप के कौन से हो जाएंगे। E का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट हुआ कौन सा, कोई भी ग्रुप 16 का। जैसे अगर आप मान लो S ले लोगे तो SO3 बन जाएगा, या फिर SeO3 भी बन सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप TE लोगे तो TeO3 का ऑक्साइड बन जाएगा। बोलो ठीक है। यस सर। हम फिर से लिख दें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे कि 3 है कि क्या है। देखो SO3 यहाँ पे SeO3 और यहाँ पे TeO3। ठीक है इतना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं EO2 की बात। ठीक है, तो EO, अगर E की जगह पे हम एक ऑक्सीजन रख दें तो क्या बनेगा, O3 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर यस सर। E की जगह पे हम पहला एटम यानी कि ऑक्सीजन रख दें तो O3 बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। बनेगा। दूसरा देखो, अगर मैं S रख दूं तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। अगर मैं TE रख दूं या फिर SE रख दूं, अगर मैं रख दूं SE, ठीक है, तो SeO2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। यस सर। रुको फिर से लिखते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO2 बनेगा, एक तो यहाँ पे अपने पास SO2 बनेगा एंड अपने पास क्या बन जाएगा, SeO2। बोलो इतनी बार, ठीक है। यस सर। और अगर हम लोग TE रख देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, TeO2 बनेगा। यस सर। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका O3 और SO2 है ये तो क्या है अपने पास, गैसेस है। यस सर। सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन, ओजोन गैस है कि नहीं है। यस सर। कहाँ से निकलती है ओजोन, ध्यान है, आपने सर पढ़ा है। स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ, एक तो स्ट्रेटोस्फीयर में तो होती है, बट मैं पूछ रहा हूँ अपने जो अप्लायंस होते हैं घर में, इनमें से निकलती कि नहीं निकलती ओजोन, बताओ। सर जो रेफ्रिजरेटर में फिरॉन्स होते हैं उनमें। राइट, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, ठीक है, इनमें से क्या होता है, इनमें से भी ओजोन निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत हार्मफुल गैस होती है। आपको पता है ओजोन जो गैस है, O3 गैस, उसे हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जो क्राउडिंग प्लेस होते हैं, क्राउडिंग प्लेस। आप सोच के देखो, ये हार्मफुल गैस है फिर भी हम लोग इसे क्राउडिंग प्लेस में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, O3 के चैम्बर बनाते हैं। ठीक है, जैसे सिनेमा हॉल हो गए, उन लोग O3 के चैम्बर बनाते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं या फिर हम लोग इसे हीट कर देते हैं। तो क्या होता है, O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, क्योंकि जो क्राउडिंग प्लेस होते हैं वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन वहां पे प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग O3 के चैम्बर लगा देते हैं, पिलर लगा देते हैं। उनमें से क्या होता है, O3 जो हीट होती रहती है वो ब्रेक होती जाती है, किसमें, O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में। और दोनों ही क्या है, हम लोग ऑक्सीजन को भी इनहेल कर सकते हैं और नेसेंट ऑक्सीजन को भी। ठीक है, यस सर। तो ध्यान रखना, O3 जो है वैसे तो हार्मफुल गैस है, बट हम लोग हाँ इसका क्राउडिंग प्लेसेस में इसका हम लोग यूज करते हैं। बात अगर हम लोग करें SeO2 और TeO2 की, ठीक है, तो ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। नोट कर लेना बेटा। डन सर। ठीक है, एक सेकंड रुकना, इसे ठीक कर दें। TeO2 एंड SeO2, इतना लिखा सबने। यस सर। अच्छा, यहीं पे अगर मैं साइड में लिख दूं, अगर मैं लिख दूं, आपसे पूछूं, मैं बताओ, अगर आपसे हम पूछते हैं रेड्यूसिंग नेचर बताओ। ठीक है, रेड्यूसिंग नेचर ऑफ बताओ डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का रेड्यूसिंग नेचर क्या होगा, किसमें किसमें, SO2 में एंड SeO2 में एंड TeO2 में, बता दो रेड्यूसिंग नेचर क्या होगा। रेड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर होगा ये, ठीक है। SO2 जो है इसे हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट
एजेंट, और TiO2 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या सबने इतना नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो रिडक्शन विद हेलोजन, या फिर आप लिखो रिएक्शन विद हेलोजन, लिखो रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन्स क्या होते हैं? सर ग्रुप 17 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ठीक है, तो हम क्लोरीन। लोग, हाँ तो ध्यान रखना, कल हम लोग जो है ग्रुप 17 एंड 18 दोनों ही फिनिश कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप इसे हेलाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? हेलाइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर। ध्यान रखना, 3 टाइप के अपने पास हेलाइड बनते हैं। एक तो अपने पास EX2 टाइप का बनेगा, ठीक है, एक अपने पास बनेगा EX4 टाइप का, और एक अपने पास बनेगा EX6 टाइप का। फिर से हम आपको याद दिला दें, यहाँ पे जो मैंने E लिख रखा है ये क्या है? ये आपका ऑक्सीजन, सल्फर, Se, Te, ये सब इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, E का मतलब क्या? एलिमेंट, किसका? ग्रुप 16 का कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे आप ले सकते हो। बोलो ठीक है। यस अच्छा, सर। एक चीज और, Yes, अगर मैं sir. आपसे बोलूं कि स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड की अगर बात करो, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हैलाइड होता है? कोई बताएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हैलाइड होता है? कौन सा होता है? फ्लोरीन। क्यों फ्लोरीन होता है बेटा, क्यों होता है? सर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव Electronegative. होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, मतलब ज्यादा शेयर अपने जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में है उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा अपनी बिल्कुल तरफ। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि F नेगेटिव, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? Cl नेगेटिव, देन हम लोग लिख सकते हैं Br नेगेटिव, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? I नेगेटिव। या फिर आपको मैं एक बात बताऊं, ये I3 हो गया, I नेगेटिव लिखना। ठीक है, एक बात हम आपको और समझाते हैं। देखो, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कभी पूछा जाए, फिर फॉर एग्जांपल जैसे F नेगेटिव हो गया एंड I नेगेटिव हो गया, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आपसे पूछा जाए कि मान लो C पॉजिटिव हो गया, या फिर मान लो F पॉजिटिव हो गया, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों में से पहला वाला देखो आप, पहले वाले में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? फ्लोरीन और आयोडीन में से। Fluorine. फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसे स्टेबल करता है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा है? कार्बन। Fluorine. तो कार्बन ज्यादा बेटा। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, अभी बताया तो आपने। Carbon. कार्बन, कार्बन कैसा हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ है ना। तो Yes, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसे पॉजिटिव जो चार्ज है वो स्टेबल करेगा। अब यहाँ पे F के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो उसे हमेशा क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज स्टेबल करेगा। एंड आपका जो बचा कौन सा? कार्बन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल्स होंगे उन्हें कौन स्टेबल करेगा? उन्हें स्टेबल करेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना नोट किया सबने? यस सर। चलो ठीक है, अगर आपको इसके बारे में लिखना हो तो आप लिख लो यहाँ पे EX6 के नीचे लिखो, इसे हम लोग हेक्सा हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सा हैलाइड, इसे हम लोग बोलते हैं हेक्सा हैलाइड, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? लिखो ओनली हेक्सा फ्लोरिक, ओनली हेक्सा फ्लोरिक इज स्टेबल। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ IF6 ले, हाँ IF6 ले लो, या फिर आपसे कोई कहते बताओ ClF6 ले लो, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा? तो ध्यान रखना, ये वाला स्टेबल होगा, ये स्टेबल IF6. नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, और आप लिखो ऑल हेक्साफ्लोराइड आर गैसेस। जितने भी हेक्साफ्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। अरे यार, एक तो पेन कैसा चल जाता है। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसेस, SES, ठीक से लिख लेना बेटा। ठीक है, इतना लिख लिया? यस सर। ठीक है, हाँ चलो बस ठीक, इतना ही है, रहने दो। चलो, इतना हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. अब अगर हम लोग बात करें इनकी EX4 की, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं टेट्राहेलाइड। ठीक है, तो आपके जो टेट्राहेलाइड होते हैं इसे भी ठीक कर लेना बेटा। ये पेन थोड़ा एक्स्ट्रा चल जाता है बिना पूछे।
हटाओ, पूरे हटाते हैं इसे। टेट्राहेलाइड, ठीक है। तो EX4 जो होते हैं वो टेट्राहेलाइड होते हैं, ठीक है। और टेट्राहेलाइड्स में भी जो आपके टेट्राफ्लोराइड्स होते हैं वही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। टेट्राफ्लोराइड्स जो होते हैं वही आपके स्टेबल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। स्टेबल होता है। एग्जांपल में आप लिख सकते हो SF4 लिख सकते हो, ठीक है। SF4 आपकी एक गैस है, ध्यान होगा अगर आपको, ठीक है। या फिर आप SeF4 लिख सकते हो। SeF4 आपका लिक्विड होता है, ठीक है। और आप लिख सकते हो TeF4 ये आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात लिख लो जल्दी से। डन सर। सबका हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोनोहेलाइड, ठीक है। मोनोहेलाइड्स की, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालो मोनोहेलाइड्स, ठीक है। और ध्यान रखना मोनोहेलाइड जो एग्जिस्ट करते हैं वो एज डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाइमर पता है सबको क्या होता है बेटा? डाइमर का मतलब जैसे P2 है फॉर एग्जांपल, पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता P2, जैसे N2 है। देखो N2 क्या डायटोमिक गैस है, तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या फास्फोरस आता है, तो हमें ऐसा लगा कि फास्फोरस में P2 होना चाहिए, बट P2 जो है P2 की फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके P4 मतलब डाइमर बना लेता है। डाइमर का मतलब जितना है आप उसका टूजा कर दो, दुगना कर दो, उसे बोलते हैं डाइमर, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप, एग्जाम्पल लिखो आप H2F2, एग्जाम्पल लिखो H2F2, ठीक है। एंड आपका H2Cl2 हो गया, एंड आपका H2Br2 हो गया, और आपका S2Cl नहीं Se2Cl2 लिख लो, देखो Se2 एंड Cl2, और आप लिख लो Se2Br2। ये सब आपके कौन सा हेलाइड है? मोनोहेलाइड है। ये एज अ डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो डाइमर होते हैं, मोनोहेलाइड जो होते हैं डाइमर होते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ध्यान रखना या ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, तो आप ध्यान रखना कि जो दीज डाइमर, लिखो दीज डाइमर ये जो डाइमर्स हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। ठीक है, दैट मीन अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाऊं तो आप देख सकते हो कि जो आपका Se2Cl2 है, ठीक है, अगर आप इसे आगे फर्दर हीट कराओ तो ये SeCl4 भी बनाता है और प्लस का Se भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से किस बताना जरा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Se की कितनी बेटा बताओ जल्दी से। Se की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है Se2Cl2 में? +1 +1। और SeCl4 में कितनी हो गई इसकी? +4। और Se की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपको पता होगा, एलिमेंट अगर अपनी नेटिव फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो इसका मतलब अगर Se जो है वो Se2Cl2 अगर SeCl4 में जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर Se2Cl2 +1 से 0 में जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? Reduction. अगर सेम कंपाउंड का, ध्यान रखना, देखो दो चीजें हैं, एक तो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बट अगर सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर से एक बात सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर एक ही रिएक्शन में फॉर अ सिंगल रिएक्शन, किसी एक सिंगल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे Se2Cl2 का ही ऑक्सीडेशन हुआ और Se2Cl2 का ही क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है इतना? यस सर। ठीक है, चलो अब कंपाउंड्स पे आ जाते हैं। अब आप हेडिंग डालो डाई ऑक्सीजन, ठीक है, हेडिंग डालो डाई ऑक्सीजन। यानी कि हम O2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाई ऑक्सीजन। इतना नोट किया? यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालो प्रिपरेशन। कितना बेटा टाइम हो गया? मुझे टाइम बताते रहना क्योंकि मेरी भी दूसरी क्लास भी है। 7:10 होगी। चलो एक आप इसकी एक प्रिपरेशन लिखो, देन उसके बाद हम लोग कल करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रिपरेशन लिखो हीटिंग ऑक्सीजन, हीटिंग ऑक्सीजन containing salt,
हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट। कौन कौन से? जैसे या फिर आपके क्लोराइड हो सकते हैं या फिर क्लोरेट हो सकते हैं, ठीक है, इतना लिख लो, ठीक है। इसमें आप कौन कौन से रिएक्शन लिख सकते हो? तो जैसे आप लिख सकते हो 2KClO3, ये आपने रिएक्शन 10th में भी पढ़ी है, ठीक है। इसे अगर आप यहाँ पे लिख दो हीट कर दो, ठीक है, और इसे आप कैटेलिस्ट दे दो MnO2, ठीक है, MnO2, तो ये क्या बनाएगा? तो ये आपका 2KCl बनाएगा एंड प्लस आपको क्या बनाएगा? 3O2 बना देगा, ठीक है। देखो हमें ऑक्सीजन बनाना था, ऑक्सीजन बन गया, ठीक है, इसी की तो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, बन गया, ठीक है। तो हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट के आगे ब्रैकेट में आप लिख लो क्लोरेट, क्लोरेट लिखो और लिखो नाइट्रेट, ठीक है, और भी लिख सकते हो, पर मैग्नेट भी लिख सकते हो, ठीक है, बट ठीक है इतना लिख ही लो। इसके आगे लिख लो पर मैग्नेट, ठीक है। क्लोरेट हो गया, नाइट्रेट हो गया और पर मैग्नेट होगा, ठीक है। इसकी जो सेकंड हेडिंग होगी, इसकी जो सेकंड हेडिंग होगी वो लिख लो आप थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, लिखो हम लोग को ऑक्सीजन बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे बना रहे हैं लैब में वो आप देखते रहो। पहले हमने क्या करा, हमने क्लोरेट जो था है ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो सॉल्ट थे जैसे कि 2KClO3, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसे हीट किया, MnO2 के प्रेजेंट में हमें KCl मिल गया और O2 मिल गया, हमें O2 ही तो बनाना था। ऐसे हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे कल, और कल आपका जितना भी ये 16 बचा हुआ है इसे हम लोग कंप्लीट करने के बाद सीधे हम लोग कौन सा बचा आपका 17 और 18, वो छोटे छोटे ग्रुप है, इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। बस आज के लिए ये रखते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है बेटा, सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड इवनिंग, ठीक है बेटा।